ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो पौधों में जो जल और खनिज जो ऊपर लेके जाता है बच्चों, पौधों में देखो यार, यहाँ पे लिखा है पौधों में अंगों में जाइलम नामक क्या होता है, उत्तक होते हैं। ये क्या जाइलम का काम क्या होता है, पौधों में जल और खनिज का क्या होता है, वो पत्तियों तक पहुंचाता है। मूल रंध्र ने क्या किया, खनिज को इकट्ठा किया, इस खनिज को ऊपर तक कौन पहुंचाएगा, मान लो कि ये जड़ है, ये मूल रंध्र है, ठीक है, ये मान लो कि बहुत सारे पत्ते हैं। तो यहाँ पे मूल रंध्र ने क्या किया, सारे जो जल में जितने भी खनिज वगैरह घुले होंगे वो सबको इकट्ठा किया। लेकिन इसमें उत्तक लगा है, यहाँ पे देखो जाइलम, यहीं पे ये जाइलम का काम कर क्या काम है कि ये जो जितने भी खनिज और जल है ना, ये जाइलम क्या करता है, ये इनको में से निकाल कर ऊपर लेके जाता है बच्चों, मतलब पत्तियों वगैरह को देता है खाना। ठीक है, ये क्या जल और खनिज लेके जाता है, याद रखना। मूल रंध्र से जाइलम क्या करता है, निकाल के जल और खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाता है, याद रखना, ठीक है। तो वही कह रहा है, जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक लेके जाता है कौन, जाइलम। ठीक, खाना नहीं लेके जाता है, केवल क्या करता है, जल और खनिज, जो कौन, मूल रंध्र इकट्ठा करता है। अभी मैंने बताया था कि मूल रंध्र पानी में जितने भी घुले खनिज पदार्थ होते हैं उसको इकट्ठा करता है। तो मूल रंध्र इकट्ठा किया, फिर जाइलम जो है इसी खनिज पदार्थ और जल को आगे लेके जाता है पत्तियों तक। ठीक है, पत्तियों तक जिसको भूख लगी होती है, मतलब जिसको पानी की आवश्यकता होती है, खनिज की आवश्यकता होती है, उसको जाइलम क्या करता है, दे देता है। ठीक है, तो जाइलम का कार्य समझ गए, जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम नालियों का लगातार पतला स्तंभ बनाता है जो जड़ों और पत्तियों तक फैला रहता है। तो जो जाइलम होता है पूरे पेड़ में फैला रहता है बच्चों। ये मान लो कि पेड़ है एक बड़ा सा, ठीक है, ये पूरा पेड़ में बच्चों जाइलम रहता है, छोटा छोटा, देखो यहाँ पे लिखा है पतला स्तंभ, मतलब पतला पतला रेशा की तरह, जैसे नस होता है ना हम लोग का शरीर में, तो नस की तरह का होता है कि पूरा फैला रहता है। तभी तो मान लो कि अगर नहीं फैला रहेगा, मान लो कि अगर यहाँ नहीं फैला है, इससे केवल यही फैला है, तो इसको भाई खनिज की या जल की आवश्यकता होगी तो कौन देगा इसको। लेकिन यही जाइलम यहाँ भी अगर फैला रहेगा तो यहाँ पे तुरंत पहुँच जाएगा और दे देगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मान लो कि रोड है, चलो मैं नहीं समझाऊंगा उतना डिटेल से। ठीक है, तो पेड़ में जहाँ पे मान लो कि जाइलम जो होता है पूरा हर जगह फैला रहता है। जिस पार्ट को जल की आवश्यकता होती है, मान लो कि ये पत्तियाँ है, इस पत्ती को अगर प्यास लगती है तो जाइलम क्या करता है, उसको पानी दे देता है या खनिज दे देता है। ठीक है, तो याद रखना, जो जाइलम होता है, जाइलम नालियों का लगातार पतला स्तंभ पूरे जड़ और तने और पत्तियों में फैला रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है, एग्जाम में पूछ देगा, जाइलम का मुख्य काम है भोजन पहुंचाना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जाइलम का मुख्य काम क्या है, पत्तियों तक क्या होता है, जल और खनिज पहुंचाता है, याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पौधों में संवहन उत्तक। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज को पहुंचाता है, ये मैंने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम। जो फ्लोएम होता है भोजन का संवहन करता है। जो जाइलम, जैसे मैंने बताया था, जो जाइलम है पौधों में खनिज और जल को पहुंचाता है, वैसे ही फ्लोएम जो है पौधों में क्या होता है, भोजन का संवहन करता है, भोजन प्रोवाइड कराता है बच्चों। ठीक है, नोट कर लेना, जाइलम, ज से, देखो ज से जाइलम। ठीक है, ज से जल भी होता है, तो ज से जल, ज से जल मतलब जाइलम। अब फ से फल, फल मतलब क्या होता है, फ्लोएम। तो खाना फल, जाइल, इसको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जैसे जाइलम, तो जैसे जल होता है, तो जिसमें जल रहेगा उसको कौन समझ लेना कि जल, मतलब जल और खनिज, उसको कहते हैं जाइलम। और जिसमें फल रहेगा, फ से फल मतलब भोजन, फल क्या है, भोजन ही तो है एक प्रकार का। तो जिसमें फ से फल रहेगा उसको कहते हैं फ्लोएम। याद रहे, जिसमें ज से जल रहेगा उसे जल और खनिज पहुंचाएगा, और जिसमें फ से फल मतलब फ्लोएम, वो भोजन पहुंचाएगा। ठीक है, वीडियो आज कट जा रही है इसलिए दोबारा बना रहा हूँ बच्चों, तिबारा वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आज डालूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो ये, खूब से खूब 10 मिनट और लगेगा। पौधों में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अतिरिक्त क्या भोजन की आवश्यकता होती है। पौधों का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है, क्या कह रहा है, भोजन का निर्माण, फिर से समझो, समझ गए, इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। पौधों में वृद्धि के लिए जल एवं खनिज के पदार्थों के अतिरिक्त क्या भोजन की भी आवश्यकता होती है। भोजन का निर्माण पौधों के किस अंग में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन, चलो फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का निर्माण जो होता है पौधों में किस अंग में होता है। फिर पौधा पौधा इस भोजन का क्या करते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं पौधों में विभिन्न भागों में होती है। ठीक है, जहाँ जल के खनिज पदार्थ तक क्या लिखा है, जहाँ जल एवं खनिज पदार्थ
तथा भोजन की आवश्यकता होती है, जल और खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतकों द्वारा होता है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो जाइलम का काम क्या, जाइलम का कार्य क्या है, खनिज और जल को पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या है, एक ऊतक है एक प्रकार का। जैसे जाइलम भी क्या था, एक ऊतक था ना, तो जाइलम का कार्य क्या है, जल और खनिज को पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम का कार्य क्या है, पौधों में भोजन के सभी अंगों में पहुंचाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जैसे जाइलम, ये देखो जैसे जाइलम, यहाँ पे जाइलम, ठीक है, जाइलम क्या करता है, भोजन, जल और खनिज, लिख लेना जल और खनिज को। वहीं फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, पौधों के हर भाग में क्या पहुंचाता है, भोजन। अब देखो, जाइलम और फ्लोएम बच्चों नसों की तरह मतलब पूरे पेड़ में रहते हैं। अगर मान लो कि पूरे पेड़ में अगर फ्लोएम नहीं रहेगा तो भोजन कैसे पहुंचाएगा पूरे हर शरीर को, हर पार्ट को। और जैसे जाइलम का विस्तार हर पूरे पेड़ में नहीं होगा तो उसको जल कैसे पहुंचाएगा। तो जाइलम फ्लोएम का जो वो सिराएं होती हैं पूरे पेड़ में फैले रहती है, पूरे पेड़ वगैरह में, ठीक है, हर पौधे में, पूरे हर जगह फैले रहती हैं। और जिसको जल और भोजन की आवश्यकता होती है, जल को आवश्यकता होती है तो जाइलम पहुंच जाता है, और भोजन की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, फ्लोएम पहुंच जाता है। ठीक है, पूरे पेड़ में ऐसे कार्य चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन। हम जान चुके हैं कि पौधे पौधे देखो थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो पता नहीं कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। हम जान चुके हैं कि पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुँचाता है। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं जो पौधे होते हैं, पौधों में जो जड़ होते हैं वो जल को अवशोषित कर क्या करते हैं, पत्तियों तक पहुँचाते हैं। पत्तियों तक कौन पहुँचाता है बताओ, अभी कमेंट करो। जाइलम। अवशोषित कौन करता है, रंध्र, मूल रंध्र। ठीक है, जल को अवशोषित कौन करता है, मूल रंध्र, और जल पहुंचाता कौन है, जाइलम। अब फ्लोएम क्या करता है, फल को पहुंचाता है या खाने को पहुंचाता है। क्या आप सोचते हैं कि सारे अवशोषित जल का उपयोग पौधे जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं, अतिरिक्त जल का क्या करते हैं, आइए क्रियाकलाप के मदद से करते हैं। अभी आपने सोचा, आपके माइंड में चल रहा होगा जितना भी जल होगा बच्चों सबको अवशोषित करके करते हैं, वो सब भोजन वगैरह बनाते हैं या सबको उसका उपयोग करते हैं, नहीं। ठीक है, सोचिए ऐसा क्यों होता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का कुछ भाग जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है तथा कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अतिरिक्त जल पत्तियों के पाए जाने वाले छिद्रों के रूप में रंध्र कहलाता है। क्या लिखा है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल, जड़ क्या करता है, जल को अवशोषित करता है, कुछ जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है। लेकिन जो जल होता है सभी भाग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आपको प्यास लगी तभी तो पानी पियेंगे ना भाई। ठीक है, और जिस मान लो कि जिस पार्ट को जल की आवश्यकता होती है वही सिर्फ यूज़ करता है। तो जैव क्रियाओं के लिए उपयोग होता है कुछ के लिए, कुछ भाग के लिए, ठीक है, जिसको आवश्यकता होती है उसके अनुसार। तो कुछ भाग का उपयोग नहीं हो पाता है। मान लें जिसको अगर प्यास नहीं लगे क्यों पिएगा। यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है, यह अतिरिक्त जल पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्रों जिन्हें रंध्र कहते हैं। मान लो ये पत्ता है, ठीक है, और आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है, पत्तों में छेद होता है बच्चों। ठीक है, छिद्र उसको कहते हैं, इसको कहते हैं रंध्र। पौधों में छिद्र जब होता है, छेद होता है, उसे कहते हैं रंध्र। तो अतिरिक्त मान लो कि जब जल होता है तो इस छिद्र के माध्यम से निकल जाता है बाहर। ठीक है, मान लो कि कभी कभी आपने आप में अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो आप निकालते कैसे, उल्टी के माध्यम से। ठीक है, उसी प्रकार जब पौधों में अतिरिक्त जल जब हो जाता है, संचित हो जाता है, तो क्या करते हैं, वो छिद्र का निर्माण करता है, और छिद्र के माध्यम से क्या करता है, वो जल को फिर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है, अतिरिक्त जब जल पत्तियों में जब हो जाते हैं तो जिन्हें छिद्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र या स्ट्रोमाटा इंग्लिश में उसको कहते हैं। ठीक है, छिद्र के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है बच्चों, मतलब बाहर निकाल देता है, हवा में उड़ जाता है वो। समझ गए, समझ गए कि नहीं। स्ट्रोमाटा किसे कहते हैं बताओ, जब ये पत्ती है, फिर से बता रहा हूँ, जब पत्तियों में मान लो कि पत्तियों में कहीं कहीं छेद होता है, तो छेद ऐसे ही नहीं होता है, प्राकृतिक पौधे स्वयं उसको बनाती है। जब पौधों में जब जाइलम के द्वारा इस भाग में क्या करता है, जब जाइलम ही तो पानी पहुंचाता है ना, तो जब जाइलम के द्वारा इस भाग में जल अत्यधिक मात्रा में पहुंचा दिया जाता है तो वो जल क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में पहुंचाते तो जल जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसका यूज़ कर लेते हैं। और मान लो कि अधिक जल बच जाता है तो छेद के माध्यम से जल को क्या करते हैं, बाहर उत्सर्जित हो जाता है, मतलब बाहर गिरा दिया जाता है, उसको वाष्पोत्सर्जन मतलब उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, उच्छेद के माध्यम से जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जाइलम यहाँ पे अत्यधिक ला देता है पानी, समझ गए, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में रंध्र कहते हैं। ठीक है, ये रंध्र जो होते हैं वाष्प के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, जो जल होता है वाष्प के रूप में यहाँ पे उत्सर्जित हो जाता है छेद के द्वारा। वाष्प के रूप में पत्तियों जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वो क्या करें, नेक्स्ट टॉपिक है
वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन। मान लो कि ये पत्ती है और छेद है, यहाँ पे रंध्र है, ये रंध्र से जब जल निकलता है तो किसमें, वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, जब जल क्या होता है, गर्म हो जाता है तो उस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब जल गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, उसी के तो कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो जब वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का अवशोषण या उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नोट कर लेना। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, तेज हो जाती है। अगर आपको बताओ भाई, तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज होगी कि नहीं, एग्जाम में यही पूछ देगा कि तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है धीमी हो जाती है। 0 डिग्री पर क्या होता है कि तापमान अत्यधिक अत्यधिक रहता है, तो तापमान अत्यधिक रहेगा तो क्या होगा, तापमान अधिक रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, तेज नहीं होगी। बताओ, जितना तेज अगर गैस चलाओगे पानी उतना ही तो उबलेगा। तो इसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि तापमान अगर अत्यधिक बढ़ता है तो क्या खौलेगा पानी अत्यधिक, और जितना पानी खौलेगा क्या उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होगी, अत्यधिक होगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया समझ रहे हैं ना, कि जब जल में वाष्प के रूप में उड़ने लगे। वाटर साइकिल मैंने पढ़ाया था, जब वाटर साइकिल किसकी वजह से होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से तो वाटर साइकिल होता है ना। ठीक है, तो जब तापमान अत्यधिक रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया क्या हो जाएगी, अत्यधिक तीव्र हो जाएगी। जब तापमान कम रहेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। अब सोचो 0 डिग्री पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है। वहीं ध्रुव पर क्या होता है कि वहाँ पे तिरछा प्रकाश पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, धीमी होती है। समझ गए, जहाँ पे अगर अत्यधिक तापमान रहता है वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है, जहाँ पे ठंडी रहती है, जहाँ पे गर्मी कम रहती है, वहाँ पे क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कम होती है। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि अगर गैस पे अगर दूध चढ़ाते हैं आप, ठीक है, गैस पे मान लो कि दोनों दूध चढ़ा दिया आपने, एक पे गैस पे धीमे कर देना, एक पे पूरा फुल कर देना, देखना कि सबसे ज़्यादा गैस किस में से निकल रहा है, पानी में से या दूध में से। तो जिस समय सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, जो सबसे जितना तीव्र रहेगा, जो गैस सबसे ज़्यादा निकलेगी वहाँ पे अत्यधिक रहेगा, लेकिन जहाँ पे कम होगा वहाँ पे कम कम निकलेगा। इसका मतलब क्या कि जब तापमान बढ़ा है तो हम लोग वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बढ़ गई, लेकिन जब तापमान कम किया तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप। यदि किसी पौधों में वाष्पोत्सर्जन की तेजी हो तो उसे पौधों का क्या होगा, क्या कह रहा है, यदि किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन तेजी से हो तो उस पौधे का क्या होगा बच्चों। चलो, यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला जो आपने फिर से समझा रहा हूँ। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या कि पौधों में जितना ही पानी होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है बच्चों। ठीक है, जो जाइलम पानी अधिक ला देता है तो रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब सोचो, एक को यहाँ पे सवाल दिया गया, यदि पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है बहुत ही तेजी से हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, उस पौधे का क्या होगा। चलो अब इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। यदि वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है तो इसके क्या प्रभाव होंगे। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आपको पता है कि अब से बताओ, वाष्पोत्सर्जन की दर कब रहेगी, वाष्पोत्सर्जन कब ज़्यादा होगा, दिन में कि रात में। आप अपने सही आंसर दिया होगा, मैं जानता हूँ दिन में होगा। क्यों, क्योंकि दिन में सूर्य की प्रकाश पड़ती है और रात में तो सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है, तो जहाँ पे तापमान रहेगा वहीं पे तो वाष्पोत्सर्जन होगा। अब से आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये बताया होगा दिन में, रात में नहीं बताया, क्योंकि रात में तो चंद्रमा निकलता है तो वहाँ पे क्या होता है, गर्म थोड़ा ना पड़ता है, और जब पौधे गर्म होंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। वाटर से जो साइकिल होता है, वाटर साइकिल कब काम करता है, दिन में न करता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगा। उसी प्रकार ये पेड़ है, अब पेड़ में जब सूर्य की गर्मी पड़ेगी तो पेड़ भी गर्म होगा, जब पेड़ गर्म होगा तो इससे पानी जो होंगे वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि दिन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्योंकि रंध्र खुले होते हैं, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में रंध्र बंद हो जाते हैं, और रात में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। रात में भी वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, कम होता है, याद रख लेना। क्योंकि दिन में दिन में क्या होता है, सूर्य की अनुपस्थिति से रंध्र बंद हो जाते हैं रात में, और रात में वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। रंध्र मतलब समझ गए ना, रंध्र, ये ये मान लो कि पत्ता है, पत्ता में जो छेद होता है बच्चों उसको कहते हैं रंध्र। ये रंध्र किसकी वजह से होता है बच्चों, बताओ। अभी मैंने बताया था ऊपर
ये रंध्र इसलिए होता है जब जाइलम इस क्षेत्र में अत्यधिक जल ला देता है, तो उस जल को पौधे जो होते हैं वाष्प की क्रिया से, अत्यधिक जल को पौधे जो होते हैं वाष्प की क्रिया से बाहर निकाल देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मम्मी पत्ता खराब हो गया है, वो कीड़ा खाया है, ठीक है। ऐसे हम लोग कहते हैं, समझे ना, कि कीड़ा खाया इस पत्ते को, नहीं मत बनाओ। तो क्या वो वास्तव में रंध्र होता है, जो जो जल वहाँ से निकलता है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की मदद से। तो वही कह रहा है कि जब दिन में क्या होता है कि दिन में रंध्र खुले रहते हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन तेजी से होता है, जबकि सूर्य की अनुपस्थिति के कारण रात में जो होते हैं रंध्र बंद हो जाते हैं, और जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है कि धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि दिन में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, वहीं रात में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। रात में वाष्पोत्सर्जन होता है, कम होता है, लेकिन दिन में क्या होता है, वो तो होता ही ज़्यादा होता है, कम तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिन में भी होती है और रात में भी होती है, ठीक है। अब पूछेंगे सर रात में कैसे होती है, बताओ। बताओ, आपको रात को गर्मी लगती है? रात को गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश दिन भर रहता है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, दिन भर रहता है, ठीक है। और रात की गर्मी भी होती है बच्चों, रात की गर्मी भी उसकी आसपास मंडराती रहती है, और जब तक वो तापमान आकाश में, खुले आकाश में नहीं जाता, तब तक लिए आपको गर्मी लगती है बच्चों, ठीक है। या चलो नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा इसको। आज पता नहीं वीडियो इसलिए रुक रुक जा रहा है, इसलिए थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा कम करके देख लेना आप लोग, ठीक है। सूर्य पढ़ा है तापमान। गर्मियों में तापमान के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि जाड़े में कम हो जाती है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि तापमान बढ़ने से क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जबकि ठंडा में क्या होती है कि कम हो जाती है। हवा हवा की बढ़ने के दर वाष्पोत्सर्जन में दर बढ़ जाती है। हवा से भी क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता हवा में आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है। आर्द्रता का मतलब क्या है, ठंडी हवा में क्या होता है कि अत्यधिक पानी रहेगा। आर्द्रता का मतलब समझ गए, देखो हवा में जब आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, घट जाती है। मान लो कि हवा है, हवा में बच्चों पानी का मिलना, ठीक है। हवा में देखो कभी कभी आपको ठंडी हवा महसूस होगी, इसका मतलब क्या है कि वो ठंड जो हवा है उसमें पानी भी मिक्स है छोटे छोटे बूंदों में। और जब मान लो कि यहाँ पे पेड़ है, ये पेड़ के ऊपर ये हवा है, ठंडी हवा, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश इससे पड़ेगा, कम पड़ेगा, क्योंकि ठंडी हवा है, ठंडी हवा से क्या सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा, जिसकी वजह से इसमें वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो नोट लिख लेना, जब आर्द्रता में हवा में आर्द्रता बढ़ने से क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, घट जाती है। तो ये होगा, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन तेजी से बढ़ने से क्या होगा, ये प्रक्रिया होगी। वो तो सूख जाएगा, पहले तो सूख भी जाएगा, अगर ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन अगर हो गया तो सूख भी जाएगा, समझ गए। अगर आपके शरीर से साफ खून निकाल दिया जाए तो क्या होगा, सूख नहीं जाएंगे, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि इन्हीं कारणों से गीले कपड़े व जल्दी सूख जाते हैं? सोचिए ऐसा क्यों होता है, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में किस तरह संबंधित होते हैं। सोचो, ये मान लो कि आपकी मम्मी ने कपड़े डाले हैं आपके अभिषेक, तो देखना जब गर्मी में कपड़े क्यों सूख जाते हैं बच्चों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होती है, समझ गए। गर्मी में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हवा में नमी नहीं रहती है, मतलब समझ नमी का मतलब नमी भूल जाओ, तुम्हें नहीं पता होगा तो। गर्मी में क्या होते हैं कि गर्मी में तेज़ धूप पड़ती है, और तेज़ धूप पड़ने के कारण क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती है। और जितने भी कपड़े में पानी होते हैं बच्चों, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। वहीं ठंडी में क्या होता है कि ठंडी में सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती है, और सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ता है तो बच्चों बताओ, ये जिसमें पानी है वो क्या बाहर निकल पाएगा वाष्प के रूप में, नहीं, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है कम, बहुत ही कम, धीमा धीमा पड़ता है, और जब धीमा धीमा पड़ता है तो पानी क्या होता है, गर्म नहीं हो पाएगा, जब तक पानी गर्म नहीं होता तब तक बाहर नहीं निकलेगा, इसी वजह से 2-3 दिन लग जाता है कपड़ा सूखने में, समझ गए। अब पता चल गया होगा। कुछ नए शब्द है, उत्तक का टिश्यू, जाइलम का जाइलम, मूल रोम का रूट हेयर, वाहिका का वेसल्स, वाष्पोत्सर्जन का ट्रांसपीरेशन, कोशिका का सेल, फ्लोएम का फ्लोएम, संवहन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और स्ट्रोमाटा का स्ट्रोमाटा इंग्लिश में कहते हैं। तो ये पढ़ लेना आप लोग, हमने क्या सीखा, ये आपको भी कर लेना है, मैंने बताया दिया अच्छे से। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको करना है। पौधों में पदार्थों का संवहन क्यों आवश्यक है? तो पौधों में अगर पदार्थों का जो संवहन नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों, आपको मैंने बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंट है। जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के क्या कार्य हैं, आपको लिखना है, मैंने अच्छे से बता दिया जाइलम के कार्य क्या है और फ्लोएम के कार्य क्या है। वाष्पोत्सर्जन की आप क्या समझते हैं, यह पौधों में यह क्रिया जरूरी है क्या, यह पौधों में जरूरी है क्या वाष्पोत्सर्जन, आपको लिखना है वाष्पोत्सर्जन क्या है
ये पौधे में ज़रूरी है क्या, ये लिखना है। एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो ये नहीं भी करेंगे तो ये कम से कम क्वेश्चन करना है और मुझे भेजना है आपसे, ठीक है। तो आई होप आपका जो वीडियो है, आपको जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया होगा, पौधों में संवहन। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 15। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो की स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो बच्चों कम करके देख लेना, ठीक है। और वीडियो की जब स्पीड ज़्यादा होगी तो कम करके देख लेना, क्योंकि वीडियो पता नहीं डिलीट हो जा रहा था, ठीक है। तीसरी बना रहा हूँ मैं, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा करके देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।